तो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स कम्स ट्रू। और आज का हमारा न्यू टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जेनेटिक्स बहुत बार पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी जेनेटिक्स की बात होती है तो सबसे पहला वर्ड आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी के एक लैटिन वर्ड हेरिडिटस से लिया गया था, जिसका मतलब होता है हेयरशिप और इनहेरिटेंस। ठीक है, अब ये क्या है? इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी क्या है? जो जेनेटिक बेस्ड करेक्टर्स है वो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस इज़ द प्रोसेस बाय विच करेक्टर और ट्रेट्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिसमें जो करेक्टर पास होते हैं या ट्रेट्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। ठीक है, और वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इज़ द डिग्री ऑफ डिफरेंस इन द प्रोजेनी एंड बिटवीन द प्रोजेनी एंड द पेरेंट्स। वेरिएशन क्या है? जो डिफरेंस होता है बिटवीन द पेरेंट्स और प्रोजेनी, मतलब बच्चों और पेरेंट्स में जो करेक्टर में डिफरेंस होता है उसे हम वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, हेरिडिटी ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक बेस्ड करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। इनहेरिटेंस वो प्रोसेस होता है जिसमें वो करेक्टर ट्रेट्स पास आउट होते हैं। और वेरिएशन जो पेरेंट्स और बच्चों में जो डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर एक करेक्टर एक ट्रेट में डिफरेंस है तो तब हम वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ट्रेट या करेक्टर में डिफरेंस है तो वेरिएशंस बोलते हैं। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज़ नॉन एज जेनेटिक्स। वो ब्रांच बायोलॉजी की जो डील करती है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन से, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। ये जेनेटिक्स वर्ड बैटसन ने दिया था 1906 में, और ये ग्रीक वर्ड है जेनेसिस, जिसका मतलब होता है डिसेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेरिडिटी की डिटेल में। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी और ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग डील विद द फिनोमिना ऑफ लाइक बैगेट लाइक। अब यहाँ पे एक टर्म आया लाइक बैगेट लाइक, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म इन MCQ एग्ज़ाम। हर बार पूछा जाता है लाइक बैगेट लाइक क्या होता है। मतलब हेरिडिटी क्या है? अभी हमने देखा ट्रांसमिशन होता है जेनेटिक करेक्टर पेरेंट्स से बच्चों में। ठीक है, लेकिन वो लाइक बैगेट लाइक मतलब अपने ही जैसे करेक्टर ट्रांसफ़र करते हैं अपनी प्रोजेनी में। मतलब अगर ह्यूमन बींग्स है ना, ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमन बींग्स के जो करेक्टर होंगे वही उनकी प्रोजेनी में पास आउट होंगे। ठीक है, अपने ही जैसे करेक्टर्स। फॉर एन एग्जाम्पल, दैट इज मेंबर ऑफ each species breed true to their type. Thus maize plant from grain that grow to from maize plant, और cat are produced only by cat। मतलब जो मेज़ का प्लांट है वो किससे ग्रो होता है? मेज़ के प्लांट से। कैट से। ह्यूमन बींग से। मतलब बोलते हैं ना इंसान का बच्चा इंसान ही, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, लाइक बैगेट लाइक फिनोमिना होता है हेरिडिटी में। लेकिन अगर अब की हम बात करें तो बहुत सारे एडवांस टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसमें हम कन्फाइन स्पीसीज करते हैं और जो स्टेराइल फॉर्म करते हैं, जैसे म्यूल ही नहीं है ना, वेजिटेटिवली प्लांट्स बनाना, पाइनएप्पल, लाइक दैट। ठीक है, लेकिन उसे भी अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब आते हैं प्री मेंडलियन आइडियाज़ अबाउट इनहेरिटेंस। मतलब वी ऑल नो दैट ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स, लेकिन उनके आने से पहले भी कुछ आइडिया थे अबाउट इनहेरिटेंस। अब हम वो आइडिया देखते हैं। ठीक है, A number of viewpoints were put forward prior to Mendel to explain the transmission of character from parents to offspring। मतलब बहुत सारे व्यू ऑफ पॉइंट थे मेंडल से पहले, जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं थ्योरीज ऑफ ब्लैंडिंग इनहेरिटेंस। दे आर ऑफन कॉल्ड थ्योरी ऑफ ब्लैंडिंग इनहेरिटेंस एज दे बिलीव दैट करेक्टर ऑफ पेरेंट्स ब्लैंड और गॉट मिक्स ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन टू देयर ऑफ स्प्रिंग। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो पेरेंट्स के करेक्टर है वो ब्लैंड या मिक्स हो जाते हैं जब ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं ऑफ स्प्रिंग में। थ्योरी ऑफ ब्लैंडिंग इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग अब कौन कौन सी थ्योरी थी? एक फर्स्ट थ्योरी थी आपकी मॉइस्ट वेपर थ्योरी। ये किसने दी थी? आपकी पाइथागोरस ने। मॉइस्ट वेपर थ्योरी पाइथागोरस बिलीव दैट ईच ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ मेल प्रोड्यूस मॉइस्ट वेपर ड्यूरिंग क्वार्टर्स विच फॉर्म द बॉडी पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो।
पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, जो इन्होंने मॉइस्ट वेपर थ्योरी दी थी, कि जो मेल की बॉडी पार्ट है वो मॉइस्ट वेपर प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या फॉर्म होता है, बॉडी पार्ट ऑफ एम्ब्रियो फॉर्म होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉइस्ट वेपर थ्योरी। फिर सेकंड आती है हमारी फ्लूइड थ्योरी। ये किसने दी थी, एम्पिडोक्लेस ने। इनके अकॉर्डिंग क्या था, द प्रोपाउंडर ऑफ फोर ह्यूमर थ्योरी प्रपोज दैट ईच बॉडी पार्ट प्रोड्यूस अ फ्लूइड, द फ्लूइड ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द टू पेरेंट्स मिक्स अप एंड इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या था फ्लूइड थ्योरी की, कि जैसे जो पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर, दोनों की बॉडी फ्लूइड प्रोड्यूस करती है, और जब वो फ्लूइड मिक्स होते हैं तब उसके फॉर्मेशन से एम्ब्रियो, मिक्स होने से एम्ब्रियो फॉर्म होता है, ठीक है। फिर इन्होंने बोला एनी डिफेक्ट इन द डिसेंट एंड मिक्सिंग अप ऑफ द फ्लूइड रिजल्ट इन मिक्सिंग ऑफ करेक्टर ऑफ वन पेरेंट ऑफ बोथ द पेरेंट्स। मतलब कि अगर फ्लूइड के मिक्सिंग में कोई भी डिफेक्ट आता है तो उसमें एक ना एक करेक्टर या ट्रेट मिस हो जाता है किसी भी पेरेंट्स का, ठीक है। ये थी फ्लूइड थ्योरी। अब थर्ड आती है आपकी रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। ये दी थी आपकी अरस्तु ने। अरस्तु के अकॉर्डिंग, अरस्तु ने बोला, थॉट दैट मेल प्रोड्यूस हाईली प्योरीफाइड रिप्रोडक्टिव ब्लड कंटेनिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स। अरस्तु ने क्या कहा कि जो मेल की जो बॉडी है वो उसमें हाईली प्योरीफाइड रिप्रोडक्टिव ब्लड होता है, जो कंटेन करता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और फीमेल्स भी ब्लड कंटेन करती है लेकिन वो इम्प्योर होता है। फीमेल्स ऑल्सो प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव ब्लड बट इट इज़ इम्प्योर। द टू रिप्रोडक्टिव ब्लड कोगुलेट इन द बॉडी ऑफ द फीमेल एंड फॉर्म द एम्ब्रियो, ठीक है। और जब ये दोनों, मतलब एरस्टो के अकॉर्डिंग मेल प्योरीफाइड ब्लड कैरी करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसमें हाईली न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फीमेल भी करती है लेकिन वो इम्प्योर ब्लड होता है, और जब ये दो ब्लड कोगुलेट होते हैं तब एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा ड्यू टू प्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव ब्लड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ करेक्टर्स बाय द मेल इज़ मोर देन द फीमेल। एरस्टो ने क्या बोला कि क्योंकि मेल का ब्लड प्योरीफाई होता है इसलिए जो कैरेक्टर्स होते हैं मेल के वो मोर डोमिनेंट होते हैं कंपेयर देन फीमेल। ये थी अरस्तु ने कि जो मेल की प्योरीफाई ब्लड होता है, फीमेल में इम्प्योरीफाई होता है, और दोनों कोगुलेट करते हैं जिससे एम्ब्रियो बनता है, और मेल के प्योरीफाइड ब्लड होने की वजह से उसके कैरेक्टर डोमिनेंट होते हैं। ये अरस्तु के अकॉर्डिंग था। फिर आया प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, द थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन बिलीव दैट द ऑर्गेनिज्म इज ऑलरेडी प्रेजेंट प्री-form in the sperm or egg in a miniature form called homonucleus। प्री फॉर्मेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि उनका वो बिलीव था कि ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट है स्पर्म और एग के फॉर्म में, जिसे हम होमोन्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने बोला फर्टिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट इट्स ग्रोथ। तो फर्टिलाइजेशन सिर्फ इसलिए रिक्वायर्ड होता है ताकि वो इनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सके, लेकिन वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं स्पर्म और एग की फॉर्म में, जिसे हम होमोन्यूक्लियस कहते हैं। ये थी प्री फॉर्मेशन थ्योरी। अगर हम स्पर्म की बात करें, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये टेल है बॉडी। स्पर्म वे फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ल्यूवेनहॉक इन 1672। स्पर्म को सबसे पहले किसने देखा था, ल्यूवेनहॉक ने 1672 में। प्री फॉर्मेशन थ्योरी वॉज गिवन बाय स्वैमर्डन 1679 एंड एडवोकेटेड बाय मैलपिगी, ठीक है। प्री फॉर्मेशन थ्योरी किसने दी थी, स्वैमर्डन ने, और एडवोकेट की थी मैलपिगी ने। इट वॉज बिलीव बाय नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ दैट पीरियड लाइक हार्टो-सोकर एंड डेलिप्रेटियस। इट वॉज सपोर्टेड बाय रॉक्स एज लेट एज 1888 बट डिस्कार्डेड बाय वॉल्फ हु सजेस्टेड दैट ऑर्गन्स आर फॉर्म स्टेप बाय स्टेप थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। प्री फॉर्मेशन थ्योरी में ऑर्गन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म और एग की फॉर्म में, होमोन्यूक्लियस कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इसलिए रिक्वायर्ड होता है ताकि उनकी ग्रोथ स्टिमुलेट हो सके। ये थ्योरी दी थी आपकी स्वैमर्डन ने, ठीक है। एडवोकेटेड की थी मैलपिगी, लेकिन नंबर ऑफ वर्कर्स भी थे जिसमें हार्टो-सोकर, डेलिप्रेटियस, रॉक्स, है ना, लेकिन इसे डिस्कार्ड कर दिया गया था वॉल्फ ने। उनके अकॉर्डिंग क्या था, ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसे हम थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस कहते हैं। अब आती है लास्ट थ्योरी ऑफ पैनिजेनेसिस। थ्योरी ऑफ पैनिजेनेसिस किसने दी थी, मो पैरेटस ने। इन्होंने क्या कंसिडर करा था, दैट हेरिडिटी इज कंट्रोल बाय माइन्यूट पार्टिकल विच कम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो हेरिडिटी है वो कंट्रोल करती है माइन्यूट पार्टिकल जो सारे बॉडी पार्ट से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आती है, ठीक है। द पार्टिकल कंबाइन इन द एम्ब्रियो एंड मल्टीप्लाई देयर, ये पार्टिकल कंबाइन हो जाते हैं एम्ब्रियो में और फिर मल्टीप्लाई होते हैं। सर्टेन पार्टिकल्स ऑफ वन पेरेंट कैन डोमिनेट ओवर दस ऑफ अदर्स सो दैट द ऑफस्प्रिंग रिसेंबल वन पेरेंट इन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक एंड द सेकेंड पेरेंट इन अदर। मतलब थ्योरी ऑफ पैनिजेनेसिस में क्या बोला था कि बहुत सारे पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडिटी के लिए। ये पार्टिकल्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चले जाते हैं। जब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चले जाते हैं तो एम्ब्रियो में कंबाइन हो जाते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं किसी एक पेरेंट्स का जिसका डोमिनेट होता है वो उसकी तरह दिखने लगता है कंपेयर देन अदर पेरेंट्स, ठीक है। अब फिर आए डार्विन। आपके Darwin 1868 modified the above theory and thought that every somatic cell and tissue of the body produce a tiny particle called gemelle or pangene। डार्विन 1868 में सारी थ्योरी को देखा, सोचा और पढ़ा और बोला कि जो भी सोमेटिक सेल है, ठीक है, और टिश्यू है वो बॉडी के टीनी पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम जेम्यूल या पेंजिन कहते हैं। इट कंटेन बोथ द पेरेंटल एंड द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये बहुत मतलब पेरेंटल और एक्वायर्ड कैरेक्टर दोनों कंटेन करते हैं। ऑल द जेमिल और पेंजिन ऑफ द बॉडी सेल कलेक्ट इन द गैमेट्स एंड आर पास ऑन द ज़ाइगोट वे दे गाइड द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो टू फॉर्म एन ऑफस्प्रिंग। इन्होंने क्या बोला कि जो भी जैम्यूल्स या पेंजिन होते हैं बॉडी की वो कलेक्ट करते हैं गैमेट्स को और पास हो जाते हैं ज़ाइगोट में, जो गाइड करते हैं कि ऑफस्प्रिंग की ग्रोथ कैसे होनी होती है, ठीक है। तो ये थी हमारी थ्योरीज ऑफ ब्लैंडिंग, ठीक है। इनहेरिटेंस प्री मेंडेलियन अबाउट जो इनहेरिटेंस था, ठीक है। यह था हमारा फर्स्ट लेक्चर जेनेटिक्स का। गाइस आई नो जेनेटिक्स थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप सही में ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये पक्का समझ में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मेंडल्स लॉ, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल्स के बारे में, ठीक है। और अगर आपकी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।